नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन लोन शेड्यूल विच इज अ पास्ट ईयर क्वेश्चन यूके सितंबर 2021। ठीक है, बोल रहे कपल आर बाइंग अ हाउस एंड हैव टेकन आउट अ स्पेशल फर्स्ट टाइम बायर मॉर्गेज which allows for lower payments in the earlier years। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, समझना है। ठीक है, the mortgage of 300,000 has a term of 30 years for the first six payment for the first 6 months no repayments are made although interest still accrues on the loan। तो एक कपल है जो क्या कर रहा है, 30 साल का एक मॉर्गेज एक लोन ले रहे हैं। ठीक है, कितने अमाउंट का, 300,000 का, 3 लाख पाउंड का। और क्या बोल रहे हैं कि शुरू के 6 महीने कोई भी रीपेमेंट नहीं की जाती है, शुरू के 6 महीने कोई भी रीपेमेंट नहीं की जाती है, बट इंटरेस्ट तो लगता रहता है। मतलब आप इंस्टॉलमेंट कुछ पे नहीं कर रहे हो, पर जो लोन आपने लिया उस पर इंटरेस्ट तो लगता ही रहेगा, है ना। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट ओनली रीपेमेंट्स आर ड्यू फ्रॉम दिस पॉइंट अंटिल द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। ठीक है, बोल रहे कि अब इस पॉइंट ऑफ टाइम से, किस पॉइंट ऑफ टाइम से, 6 महीने बाद के पॉइंट ऑफ टाइम से, कि 6 मंथ्स हो चुके हैं, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम से थर्ड ईयर तक, थर्ड ईयर के एंड तक क्या होगा, इंटरेस्ट ओनली रीपेमेंट्स की जाएंगी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरेस्ट ओनली रीपेमेंट्स? इंस्टॉलमेंट्स में सारा इंटरेस्ट अमाउंट होगा। बिल्कुल, आप जितना उस पर्टिकुलर ईयर का इंटरेस्ट बन रहा होगा, आप क्या करोगे, सिर्फ उतना इंटरेस्ट ही पे करने वाले हो, आप उतना पैसा क्या एज इट इज पे कर दोगे। तो व्हाट विल बी द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस? व्हाट मोर कैन यू से अबाउट दिस? बेसिकली प्रिंसिपल रह जाएगा सर आफ्टर थर्ड ईयर, जो हमें फिर ईएमआई में पे आउट करना होगा। बिल्कुल, हम सारा मतलब उसके बाद इंटरेस्ट तो लगेगा लगेगा, बट वी कैन टेक आउट फ्रॉम दिस कि थर्ड ईयर तक, मतलब लोन तो कुछ भी कम नहीं हो रहा है। हाँ, लोन हमारा कुछ भी कम नहीं हो रहा है, सिर्फ जो इंटरेस्ट बन रहा है, इंटरेस्ट हम पे करते रह रहे हैं, बट हमारा लोन जो है वो 1 रुपए भी कम नहीं हुआ होगा। ये बात सबको क्लियर है? ठीक है ना। अब ये अंटिल द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है, ये मानित का जो डाउट था मैं इसी पे क्लियर कर देता हूँ। दो चीजें होती है, देखो इसका मतलब क्या, 30 साल का तो लोन चल रहा है ना, अब 6 महीने हो गए, तो बोल रहा है कि अंटिल द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर मतलब क्या, 36 महीना हो गया है, जो भी आप समझ जिस भी तरीके से। तो 6 मंथ के बाद से थर्ड ईयर तक, थर्ड ईयर स्टार्टिंग से काउंट हो रहा है, थर्ड ईयर तक आपका क्या है, इस तरह की इंटरेस्ट ओनली पेमेंट चलती रहेंगी। लेकिन अगर वो ये बोलता कि इंटरेस्ट ओनली पेमेंट्स विल बी मेड फॉर 3 ईयर्स, तो उसका मतलब क्या होता है कि जिस टाइम पे आप खड़े हो, आफ्टर 6 मंथ जब आप खड़े हो, तो यहां से 3 साल तक फ्यूचर में क्या पेमेंट्स आपकी होने वाली है। क्लियर है? तो जो आप डाउट पूछ रहे थे 15 साल की एन्युटी, तो एन्युटी का मतलब ये होता है कि कितने साल तक पेमेंट चलने वाली है। तो अगर 15 साल की एन्युटी है या 15 पेमेंट्स की आपकी एन्युटी है और वो 4 डेट के बाद स्टार्ट हो रही है, तो उसका मतलब है कि वहां से 15 पेमेंट्स तो होंगी ना। तो दैट इज व्हाट आई मेंट टू से। ठीक है सर, तो लाइक उस क्वेश्चन में ये कहना था टाइम 4 से 18 तक जाएंगे पर वैल्यू चलो 0 वो ना पे भी है। फिर मिक्स हो जाएगा, फिर वो ये सब क्वेश्चन खत्म कर लेंगे ना, उसके बाद में अलग से डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, after the end of the third year and up to the end of the term, level repayments are due, set at a level which the mortgage will be repaid in the full at the end of 30-year term। बोल रहा है कि अब 3 साल के बाद क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन बता रहा है कि 3 साल के बाद क्या होगा, इंस्टॉलमेंट्स पे की जाएंगी इस तरीके से कि 30 साल में लोन खत्म हो जाए। 30 साल मतलब शुरुआत से 30 साल, है ना, जो टोटल 30 साल का टेन्योर है, उसके बीच बीच में आपको बताते जा रहा है सारी की सारी सिचुएशन। ठीक है, तो कि पूरे 30 साल में क्या लोन खत्म हो जाए। ठीक है, तो पहले पार्ट में बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच मंथली रीपेमेंट विदाउट, बोल्ड में लिखा था उसमें, विदाउट यूजिंग अ सिनेरियो सॉल्विंग टूल सच एज गोल सीक और सॉल्वर। कि गोल सीक है, इसको यूज करके आपको नहीं करना है, और आपको उसके अलावा जो है जो जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती हैं, क्योंकि क्या सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसके हिसाब से जो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं वो आपको कैलकुलेट करनी है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन को स्टडी करना। 3 लाख का लोन है, 30 साल का, शुरुआत के 6 महीने में तो कोई पेमेंट ही नहीं देनी, बट इंटरेस्ट लगता रहेगा। उसके बाद क्या होगा, 6 महीने के बाद से तीसरे साल के एंड तक, मतलब 0.5 टाइम से टाइम 3 तक, अगर ईयर्स में बात करें तो क्या होगा, इंटरेस्ट ओनली इंस्टॉलमेंट्स आप दोगे। कि भाई जो भी आपका लोन अमाउंट होगा उस पर जो भी इंटरेस्ट बनता होगा, है ना, सिर्फ इंटरेस्ट हम चुकाने वाले हैं।
क्लियर है? और अच्छी बात यह है कि हर महीने की इंस्टॉलमेंट डिफरेंट नहीं होगी, सेम होगी, बिकॉज लोन आउटस्टैंडिंग तो चेंज ही नहीं हो रहा है, आप सिर्फ इंटरेस्ट इंटरेस्ट चुका रहे हो, कैपिटल तो आप कुछ पे कर ही नहीं रहे हो, है ना? अब उसके बाद जब 3 साल भी खत्म हो गए तो टोटल 30 साल का लोन है, फ्यूचर में क्या 27 साल बचे होंगे आपके, तो टोटल 27 साल में आपको इस तरीके से इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करनी है मंथली की, जो बचे कुछ 27 साल है उसमें सारा का सारा लोन आपका खत्म हो जाए। पहले पार्ट में ये करना है आपको। इंटरेस्ट आपको बताया 4.5% पर एनम। बताइए, क्वेश्चन सबको क्लियर है? सर एक डाउट है, तो सर हम्म। जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं अमोर्टाइजेशन वाला केस, तो उसमें हम हर साल पहले प्रिंसिपल से हम इंटरेस्ट अमाउंट निकाल देते हैं, फिर हम्म। हमारा प्रिंसिपल कम होता जाता है, उसके बेसिस पे इंटरेस्ट भी चेंज होता जाता है। बट अब इस केस में करेक्ट, इंटरेस्ट कैसे रहेगा? मतलब ईएमआई हम सिर्फ इंटरेस्ट ही एक दे रहे ही हैं रहेगा नेचुरली। क्योंकि लोन आउटस्टैंडिंग तो चेंज हो ही नहीं रहा है ना, बस जो अभी अभी करते हैं तो क्लियर हो जाएगा, है ना? दिखते दिखते। ठीक है। ठीक है, तो मैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ। तो जो हमारा लोन अमाउंट है दैट इज 3 लाख, जो एनुअल इंटरेस्ट है वो हमें दिया हुआ है 4.5%। ठीक है, अब यहाँ पे क्या काम है कि मंथली में काम हो रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं, मंथली अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। आई एम श्योर कि मेरे काम आएगा। तो वो क्या होगा, 1 + i की पावर 1/12 - 1। ये क्या आ गया मेरा मंथली अफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो शुरू के 6 महीने तो कुछ भी इंस्टॉलमेंट पे ही नहीं हुई, बट इंटरेस्ट लगता रहा, तो एक्चुअल जो लोन आउटस्टैंडिंग है, लोन अमाउंट है आफ्टर 6 मंथ्स, वो क्या होगा? आप बोलोगे इनिशियल लोन अमाउंट तो ये था, इस पे 6 महीने का इंटरेस्ट लग करके कितना बढ़ गया होगा, है ना? 6 मंथ्स तक हमें क्या करना है, एक्यूमुलेट करके देखना है। अब मंथ्स का इंटरेस्ट रेट है हमारे पास, तो उसी को यूज कर देते हैं, 1 + मंथ का रेट की पावर 6। तो आफ्टर 6 मंथ जो मेरा लोन आउटस्टैंडिंग है वो इतना रहा होगा। बताइए, कोई डाउट इसमें? क्योंकि शुरू के 6 महीने कुछ तो दिया ही नहीं, कुछ कम हुआ ही नहीं, बट ब्याज लगता रहा, है ना? अब वो ये बोल रहा है कि यहाँ से इस पॉइंट ऑफ टाइम से थर्ड ईयर के एंड तक आप सिर्फ इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट पे करने वाले हो। मतलब हर साल जो इंटरेस्ट लगेगा, आप क्या करोगे, इंटरेस्ट चुकाते रहोगे। इसका मतलब कुछ भी कैपिटल आउटस्टैंडिंग तो आप कम नहीं कर रहे होगे, है ना? क्लियर है ये चीज? तो अभी जो कार्तिक ने पूछा कि जैसे हर टाइम पे क्या होता है, लोन चेंज होता रहता है ना? उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट का पार्ट होता है वो चेंज होते रहता है। तो इसमें फिर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट किस तरीके से होंगी? तो उसमें इस तरीके से होंगी, क्योंकि लोन तो अब चेंज होगा ही नहीं। जो पहले साल का जो मतलब इस महीने का लोन आउटस्टैंडिंग है, हर महीने का लोन आउटस्टैंडिंग यही रहने वाला है। तो हर महीने का जो इंटरेस्ट होगा वो भी सेम ही रहेगा। तो जो इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट बनेगी वो भी क्या बनेगी, सेम ही बनेगी। अब क्लियर है? सर तो एक जो चीज और, ये आई थिंक ये I12 लिया आपने, I12/12 ये नहीं आई होगा? ट्वेल्व बाई ट्वेल्व है, I12/1 + i होल टू द पावर 1/12 -1 है, तो ये I12/12। अच्छा ठीक है, ठीक है। अगर I12 हो तो मैं पूरे को 12 से मल्टीप्लाई 12 करता से ना। मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ ठीक। तो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगा, दिस लोन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय हर महीने का इतना इंटरेस्ट। तो हर महीने का इंटरेस्ट इतना बनेगा थर्ड ईयर के एंड तक। इतना ही क्यों बनेगा, सेम क्यों बनेगा? बिकॉज लोन आउटस्टैंडिंग चेंज ही नहीं हो रहा हर महीने, हम लोन चुका ही कर रहे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट हमें पे करना होता है ना? इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट का अमाउंट हम पे कर देते हैं, तो कैपिटल तो हम कम कर ही नहीं रहे। तो हर महीने जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो इसी लोन पे पे करेंगे, क्योंकि ये तो कम हो ही नहीं रहा है। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर तक क्या होगा, बिल्कुल यही आपका इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट चलती रहेगी। इतने पार्ट में बताओ कोई डाउट है कि नहीं? तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर ये जो इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट है महीने की है ना, पर मंथ? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। सर ये कैसे निकाली सर कुछ हमने बता दो। मंथली क्यों ये हर निकाला है? मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट यस सर, मंथली क्यों निकाला है, मतलब ईयरली क्यों नहीं निकाला? ईयरली तो था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट यहाँ पर क्या कि हर जो इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं वो मंथली पे कर रहे हैं, है ना? क्वेश्चन में दिया हुआ है इंस्टॉलमेंट जो हो रही है पे आपकी वो मंथली हो रही है, राइट? तो उस वजह से हमने कहा मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, ऑल रीपेमेंट्स आर मेड ओके सर। मंथली इन अरियर। हाँ ठीक है। अब
ये इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट आप 3rd ईयर तक पे करते रहे। अब मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि 3 साल हो गए, है ना? उसका क्वेश्चन ने ये बोला हो कि भाई 3 साल के बाद, 3 साल के बाद क्या होगा? निकाल दो क्वेश्चन। आफ्टर द एंड ऑफ द 3rd ईयर एंड सर अप वो टू द लोन एंड ऑफ अमाउंट द, आफ्टर 6 मंथ कैसे निकाला आपने? ये जो लोन अमाउंट था इसको 6 महीने एक्यूमुलेट कर दिया मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर द एंड ऑफ 3rd ईयर and up to the end of the term, level repayments are due set at a level such that the mortgage will be repaid in full at the end of the 30-year term. All repayments are made monthly in arrear. उसने क्या बताया कि जब 3 साल हो जाएंगे तो उसके बाद क्या है, अब आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स आप पे करना शुरू करते हो, प्रॉपर वाली, जिसमें क्या होता है, इंटरेस्ट भी होता है और आपका कैपिटल भी रीपे होता है वगैरह वगैरह, है ना, नॉर्मल वाली। और इस तरीके से कि 30 साल के एंड तक तो खत्म हो ही जाए। तो देखो 30 साल में से 3 साल तो हो ही चुके हैं, बचे कितने साल हैं? 27 साल, है ना? बचे कितने साल है? 27 साल। तो अब आपको क्या करना है कि अब 3 साल के बाद अब आप क्या है, अपना जो बचा कुचा लोन है उसको अब 27 साल में खत्म करना चाहते हो 4.5% पर एनम के इंटरेस्ट पे, या जो मंथली इंटरेस्ट है उस पे। ठीक है, तो अब आपको क्या है, वो वाली मंथली इंस्टॉलमेंट्स निकालनी है। अब मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूँ कि 3 साल के बाद आपका लोन कितना बचा होगा? सारे व्हाट इज प्रिंसिपल द बचे थे। लोन आउटस्टैंडिंग आफ्टर 3 years? अब सर वही 30,000 वाला। नहीं 306675 आई थिंक होगा। करेक्ट, क्योंकि 6 महीने तक इंटरेस्ट इस पे लगता रहा तो लोन इतना हुआ। ठीक है, उसके बाद भी 3rd ईयर के एंड तक हम क्या करते रहे, हमने कुछ भी कैपिटल तो चुकाया ही नहीं, हमने लोन तो चुकाया ही नहीं। हाँ, लेकिन इस पे जो इंटरेस्ट लगता रहा वो हम साथ साथ चुकाते रहे, वो हम साथ साथ चुकाते रहे। तो 6 महीने के बाद जितना मेरा लोन बचा था, आज भी क्या है, उतना ही लोन मेरा अभी एज इट इज बचा हुआ है। 3 साल के बाद भी उतना ही लोन बचा हुआ है, क्योंकि आफ्टर 6 months, फ्रॉम 6 months to 3 years भी हमने कुछ भी इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई, सॉरी कुछ भी हमने लोन को रीपे नहीं किया। ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, अब 3 साल के बाद इतना लोन आपका बचा हुआ है, आपको ये लोन बचे कुछ 27 साल में खत्म करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट अपनी निकालनी है। तो मेरे पास मंथ का रेट है तो मैं सीधे उसको यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे एनुअल रेट यूज करना तो मुझे पीएथली लगाना पड़ेगा, पर अगर मैंने मंथली रेट लगा रखा है तो मैं मंथ का यूज कर लेता हूँ। भाई 27 साल का मतलब कितने महीने हो गए? 27 इंटू 12, सॉरी क्या मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, सॉरी, है ना, 324 मंथ्स। मुझे 324 महीने की इंस्टॉलमेंट देनी है, और है ना, उसके हिसाब से मुझे क्या बनाना है, एन्युटी फैक्टर बनाना है, ताकि मैं इस लोन अमाउंट के लिए इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकूं। तो एन्युटी फैक्टर निकाल सकता हूं मैं, क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस, अब मैं महीने में काम करूं तो महीने का इंटरेस्ट की सर पावर डिवाइड नहीं कर माइनस, सकते डायरेक्टली महीने में, मतलब इंटरेस्ट अमाउंट वगैरह तो कुछ है नहीं इस पे। क्यों नहीं है, इंटरेस्ट तो लगेगा ना। अच्छा इस पे भी कंटिन्यू हुआ है इंटरेस्ट अमाउंट और ऑफ कोर्स, लोन तो लोन है, इंटरेस्ट तो लगने वाला ही है, सेम सिचुएशन है। ऊपर वाले में चीजें डिफरेंट थी, नहीं एक सेकंड, राइट? मतलब जो हमने इनिशियली इंटरेस्ट दिया, इनिशियली इंटरेस्ट एज एन इंस्टॉलमेंट दिया तो वो डिफरेंट है, एंड अभी भी इंटरेस्ट अक्रूड होगा इस पे। अभी जो हमने 6 मंथ से 3rd ईयर तक जो हम पे करते आए, राइट। वो हमने क्या किया कि हर महीने जो इंटरेस्ट बनता था इसका, वो हम एज इट इज चुकाते चले गए। 3rd ईयर तक का तो हमने काम खत्म कर दिया, तभी तो लोन अमाउंट आफ्टर 3 ईयर सेम ही रहा, वरना चेंज नहीं होता। वरना ये जो है आफ्टर 6 मंथ, जैसे ये था शुरुआत में 3 लाख था, और शुरू के 6 महीने में हमने कुछ भी नहीं किया, तो देखो 6 महीने के बाद इसमें 6 महीने का इंटरेस्ट जुड़ गया था ना। उसके बाद हमने क्या किया, आफ्टर 6 मंथ, फ्रॉम 6 मंथ टू द एंड ऑफ 3rd ईयर, हमने लोन तो कुछ रीपे नहीं किया, लेकिन हर साल जो इसका इंटरेस्ट बनता था वो हम साथ साथ चुकाते रहे। सिंस अब इंटरेस्ट हम एज इट इज चुकाते रहे, तो आफ्टर 3 इयर्स भी इस लोन अमाउंट में कुछ भी इंटरेस्ट के चलते कुछ भी बढ़ोतरी नहीं आई, एज इट इज रही। अब इसके बाद जो है, अब हम क्या करना चाहते हैं, नॉर्मल इंस्टॉलमेंट जो हम जैसे अभी तक सीखते आए हैं हम वो पे करना चाहते हैं, कि बच्चे कुछ 27 साल में हमें क्या करना है, भाई ये लोन को चुकाना है 4.5% पर एनम के इंटरेस्ट रेट पे। तो हर साल इस पे इंटरेस्ट जुड़ता रहेगा, हम क्या करते रहेंगे, इंस्टॉलमेंट चुकाते रहेंगे। तो अभी आपका नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, अभी आपका ये वाला क्वेश्चन बन गया है।
कि भाई इतना लोन है, इतने टाइम पीरियड में चुकाना है, तो बताओ इंस्टॉलमेंट कितनी। अब आया समझ में? हाँ बेसिकली मतलब मेरे को लगा सर कि हमने जितनी इंटरेस्ट अमाउंट है सारी इनिशियली 3 साल में पे कर दी। नहीं 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 नहीं, बस बिल्कुल थोड़ी सी पे करी है, उसके बाद भी वो सेम प्रोसेस चलेगा। हाँ, बट बस हमने इतना काम कर दिया कि 6 मंथ से 3rd ईयर तक का एडिशनल इंटरेस्ट ना चुके, मतलब ना ऐड हो। तो जो ब्याज बनता रहता था हम वो ब्याज चुकाते रहते थे। तो जब ब्याज चुकाते रहे तो देखो 3 साल के बाद लोन के अमाउंट में कुछ भी फर्क नहीं आया, बिकॉज हमने ब्याज चढ़ने ही नहीं दिया, वो तो हम साथ साथ चुकाते चले गए, है ना। और राइट कैपिटल भी कम नहीं हुआ, लोन भी कम नहीं हुआ, क्योंकि हम कैपिटल चुका ही नहीं रहे थे, हम सिर्फ ब्याज ही ब्याज चुका रहे थे, है ना। बेसिकली जितना लगता जा रहा था हम चुकाए जा रहे थे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाँ, 3 बस इयर्स। हम लोन कम नहीं कर रहे थे और हम ब्याज भी नहीं बढ़ने दे रहे थे, हमने बस ये किया है 6 महीने से लेकर के 3rd ईयर के एंड तक। ठीक है, अब आते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट पे। तो वो क्या होगा, दिस लोन अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस एन्युटी फैक्टर। तो अब क्या होगा, अब 3rd ईयर के एंड से लेकर के अगले 30th ईयर तक, है ना, अगले 27 साल तक हम क्या करेंगे, हर महीने ये मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो चुकाते रहेंगे। एंड उसके बाद क्या होगा, आपका लोन धीरे धीरे, जैसे हम सीखते आए हैं कि हर इंस्टॉलमेंट के साथ कुछ ब्याज जाएगा, कुछ कैपिटल जाएगा, ऐसा करते करते अगले 27 साल में हमारा पूरा का पूरा लोन खत्म हो जाना चाहिए। बताइए, कोई डाउट इसमें? ये मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप खुद से करो इसे। क्वेश्चन समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर वो हम्म तो स्टार्ट करते हैं, शेड्यूल बनाना है इसका। मंथ लोन आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, इफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू गाइस स्टॉप हियरिंग मी, ठीक है, तो उस टाइम पर ग्रुप पे डाल देना, क्योंकि अगर आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही तो एनीवेज इट डजंट मैटर कि आप कितना बोलो, मुझे सुनाई नहीं देगा। कैपिटल रीपेड एंड लोन आउटस्टैंडिंग एट एंड, राइट। तो मंथ्स में काम कर रहे हैं बिकॉज इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर रहे हो मंथली, है ना। तो 30 साल का लोन है तो कितने महीने हो गए आपके, 360 मंथ्स हो गए। तो वी हैव टू राइट 360 मंथ। ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो साथ साथ, मतलब या चलो देख लो, बस स्टार्टिंग की चीजों का हमें ध्यान देना है। तो लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, है ना। तो आई वाज टेलिंग कि हमने यहाँ पे सेपरेट शीट बनाई है, डिफरेंट शीट बनाई है, और हमारी जो वैल्यूज है वो दूसरी शीट में रखी हुई है, और मुझे वहां से वो शीट की वैल्यूज को चाहिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं उस शीट को खोलूंगा तो उस सेल को मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने इक्वल्स टू लिखा, मैंने 3-1 खोला, तो जो लोन अमाउंट है इनिशियल वो यहाँ पे लिखा हुआ, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, आई प्रेस एंटर, और वो वैल्यू क्या यहाँ पर आ जाएगी। आप अगर इस सेल पे अगर आप कर्सर रखोगे तो आपको ऊपर दिखाई देगा कि 3-1 नाम की शीट है, 3rd वन, उसका C4 कॉलम की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर वैल्यूज किसी और शीट में लिखी है, आप पार्ट वाइज आप सॉल्व करो, जो कि करना पड़ता है, आई टेल यू, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट भी चाहिए होगा हमें, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट क्या होता है, अगेन लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट भी क्या, इस शीट में गए हम मंथली इंटरेस्ट रेट। अब हर महीने का इंटरेस्ट रेट यही रहेगा, जब हम ड्रैग करेंगे तो उसको फ्रीज कर देते हैं F4 के साथ, मैंने फ्रीज कर दिया। इंस्टॉलमेंट अभी थोड़ी देर बाद फिल करते हैं। कैपिटल रीपेड क्या होता है, आप बोलोगे जो भी लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग था दैट माइनस जो भी आपने, सॉरी, कैपिटल रीपेड इज जो भी इंस्टॉलमेंट आपने पे किया है दैट माइनस जो भी इंटरेस्ट का पार्ट था, तो बचा कुछ पार्ट किसका, कैपिटल का पार्ट है। लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड क्या होगा कि भाई बिगिनिंग में कितना था और माइनस आपने एडिशनली कितना रीपे कर दिया। सेकंड पीरियड का लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग क्या होता है, फर्स्ट पीरियड का लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। सारे फॉर्मूलाज आप लिख चुके हैं, as it is और as it is। अब आपको ध्यान के रखना है क्वेश्चन में, आपको ये पता है कि शुरू के 6 महीने में आपको बताया हुआ है कि आप कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो, तो शुरू के 6 महीने तो आप कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो।
उसके बाद क्या बताया हुआ है कि उसके बाद यहां से लेकर के थर्ड ईयर के एंड तक, मंथ्स में बात करें तो 36 मंथ तक आप क्या पे करते हो, सिर्फ इंटरेस्ट वाली इंस्टॉलमेंट जो मैं यहाँ पे कैलकुलेट की थी, आपका इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट, इसको फ्रीज कर देते हैं विद F4। तो यहां से लेकर टाइम 7 से लेकर के टाइम 36 तक हम क्या करते हैं, सिर्फ ये इंटरेस्ट वाली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। और इसके बाद वाले टाइम पीरियड में अब जो बचा कुछ 27 साल है, उसमें हर महीने कितना पे करते हैं, वो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। ये रहा वो सेल, इसको भी फ्रीज कर देते हैं और विल प्रेस, विल डू डबल क्लिक एंड आगे आने वाले सारे के सारे सेल में आप ये वाली इंस्टॉलमेंट पे करते हो। इसको मैं अगर नंबर में कन्वर्ट करूं तो आप देखोगे कि द लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ 30th ईयर या आफ्टर 60th मंथ, कि द लोन आउटस्टैंडिंग इज 0। तो पूरा क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे आप करते आए हो। डिफरेंस क्या था कि शुरू के 6 महीने में इंस्टॉलमेंट वाज 0, अगले 36 मंथ तक जो है आप सिर्फ इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट जो आपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट की थी आप वो पे करते हो, और उसके बाद वाले की मंथली इंस्टॉलमेंट जो आप पे करते हो वो भी आपने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? एक बार सर ट्राई एक बार करो। लास्ट वाली वैल्यू दिखा दोगे मैच करने के लिए, ऐसी कोई कौन सी लास्ट वाली? किस मतलब कोई भी कॉलम? लास्ट फ्यू रोज कोई भी। ठीक है सर, ठीक है। लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड अगर 0 बन रहा है तो सब कुछ सही है। हाँ 0 आ गया, बट सर हल्का सा फिर से बता दो, एक मेरे को कुछ काम आ गया था। अब इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना दोबारा फिर इस वाले की, है ना? ओके, वरना वो डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा का पूरा फ्लो। सर 37 वॉइस ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहा? सर 37th मंथ दिखा दोगे एक बारी? 37 मंथ ईयर है आपका, जो मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट किया 37 मंथ से वो 360th मंथ तक क्या है आपका सेम रहने वाली है। सर मेरा पता नहीं यहाँ पे जो लोन आउटस्टैंडिंग एट एंड है उसकी वैल्यू गलत आ रही है। फॉर्मूला तो कुछ भी चेंज नहीं है, एक बाकी सब कुछ सेम आ रहा है। एक सेकंड सर, मैं एक बार दोबारा वेरीफाई कर लेता हूँ। सर लाइक जितना ये क्वेश्चन में आपके है ये मैच तो हो रहा है, बट लाइक आंसर लास्ट में 0 नहीं आ रहा मेरा। कितना आ रहा है? मेरा 2.7166 e माइनस 0.9। उसको उसको सेलेक्ट करके नंबर पे कन्वर्ट करो, वो 0 ही है। मेरा भी सेम ही था, वो सेम ही है। ओके सर, ओके सर। बन गया शेड्यूल सबका? ठीक है, अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। बोल रहा था कंडीशंस, ठीक है, ऐसा समझो, द कंडीशंस ऑफ द लोन परमिट borrowers to make additional payments in order to reduce the term of the mortgage। बोला कि लोन की कंडीशन ऐसी है कि वो जो बोरोवर है जिसने लोन लिया है वो उसको अलाउ करती है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम वो एडिशनल पेमेंट कर सके अपने लोन को चुकाने के लिए, ताकि ओवरऑल जो टर्म है 30 साल का वो क्या हो, कम हो जाए। ठीक है, these additional payments can be made once each year excluding the first year, subject to a maximum of 10% of the outstanding capital amount as determined at the beginning of each year of payment। भाई ये लाइन पहले, ये सेंटेंस खुद से आप पढ़ लें, ठीक है, और खुद से पहले अपने दिमाग में आप सोचें कि यहाँ पे क्या लिखा हो, खुद से उसको पहले कॉम्प्रिहेंड करने का ट्राई करें, फिर तो मैं बताऊंगा। और कॉम्प्रिहेंड कैसे करना है, जो भी इंग्लिश में लिखा है उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो अपने दिमाग में। है ना?
क्या लिखा हुआ है कि भाई जो एडिशनल पेमेंट आप कर सकते हो अपने लोन को टाइम टू टाइम और थोड़ा कम करने के लिए, वो साल में एक बार कर सकते हो सिर्फ, एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल नहीं कर सकते हो। और वो जो अमाउंट है दैट विल बी सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग कैपिटल अमाउंट एज डिटरमाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर ऑफ पेमेंट। कि जिस भी साल आप पेमेंट करनी है आपको, है ना, जिस भी टाइम पे पेमेंट करनी है, तो उस पीरियड के बिगिनिंग में, उस पीरियड के बिगिनिंग में जो भी लोन आउटस्टैंडिंग होगा उसका मैक्सिमम 10% रीपे कर सकते हो आप, मैक्सिमम 10%। 10% से कम करना चाहो तो कर दो, उससे ज्यादा नहीं करने देंगे आपको, समझ रहे हो? मतलब अगर लोन बचा है 10,000 का, तो उसका मैक्सिमम कितना हुआ, 10% कितना होगा, 1,000। तो मैक्सिमम 1,000 रुपए आप इस टाइम पे कर सकते हो, उससे कम करो हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे ज्यादा नहीं करने देंगे आपको, है ना? ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्वेश्चन समझने में? ठीक है। The original repayments, including the repayments in the first 3 years, will not change, but the term of the mortgage will reduce. कि जो ओरिजिनल रीपेमेंट है, जो ओरिजिनल आपका आपने मंथली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकाला था, वो चेंज नहीं होगा, इंक्लूडिंग शुरू के 3 साल में आप जिस तरीके से पेमेंट करते आए हो, वो अमाउंट भी आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, शुरू के 3 साल में जो पेमेंट करते आए हो पिछले वाले पार्ट की तरह, वो चेंज नहीं होगा। और उसके बाद जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो चेंज नहीं होगा, बट क्योंकि आप एडिशनल पेमेंट करते जा रहे हो, तो उसकी वजह से क्या है, ओवरऑल जो टर्म है आपका लोन का, वो तो कम होना ही होना है। क्लियर है पक्का? सर बट अगर और चेंज क्या हो रहा है फिर इसमें, अगर हम लोग जो इनिशियल 3 इयर्स की इंस्टॉलमेंट और बाद की जो इंस्टॉलमेंट है अगर वो सेम ही है? हाँ, तो सर बीच में वो एडिशनल पेमेंट कर रहे हैं ना लोन को कम करने 10% के पे लिए। कर सकते हैं। हाँ, 10% क्या? Am I audible? हाँ सर मतलब यही हुआ ना कि लाइक थर्ड ईयर के बाद से हम एक्स्ट्रा पेमेंट्स करेंगे। थर्ड ईयर के बाद से नहीं, वो तो फर्स्ट ईयर के बाद से कर सकते हो। वो बस ये Okay. बता रहा है कि शुरू के 3 साल में जो इंस्टॉलमेंट वो इंटरेस्ट पेमेंट्स करते थे कुछ करते, वो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, वो अमाउंट वही रहेगा आपका, उसमें कुछ चेंज नहीं करना है आपको। मैं बताऊंगा सर आपको कि उसको ऐसा, मैं आपको बताऊंगा उसकी, उसको ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी। आई टेल यू उसको बताने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ओरिजिनल रीपेमेंट शेड्यूल will remain unchanged except for the term. The couple decide to make additional payments to reduce the term of the mortgage as much as possible. कपल ने डिसाइड किया कि ठीक है भाई, एडिशनल पेमेंट्स करते हैं, है ना, ताकि अपने जो मॉर्गेज का टर्म है उसको जितना कम से कम कर सके उतना। तो बोला डिटरमाइन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टर्म दैट कैन बी अचीव्ड इन दिस वे। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, चैट में कुछ आया है क्या? लेट मी नो इफ आई एम ऑडिबल अगेन, मतलब मुझे डाउट हो रहा है बार बार। सर ऑडिबल। ठीक ठीक है, तो अब वो जानना चाहता है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टर्म दैट कैन बी अचीव्ड इन दिस वे। अब मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ कैन वी अचीव, पहले सोचे तो सही कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन बी अचीव द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टर्म। सर मैक्स अमाउंट पे करके 10%। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। इसके 2 मार्क्स हैं सिर्फ ये चीज पहचानने के, एंड आई एम नॉट किडिंग, मेरे पास मार्क्स ब्रेकअप है इसका। ठीक है, आई थिंक टोटल 29 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन है, और इसके 2 मार्क्स हैं ये चीज पहचानने के, कि अगर आपको 10% की परमिशन है मैक्सिमम पे करने की किसी भी टाइम पर कैपिटल आउटस्टैंडिंग का, है ना, जो जो जिस जिस टाइम पर आपको बताया हुआ है, तो अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट उसका उठाना है, तो जितना मैक्सिमम आपको अलाउ किया गया है उतना पे करो, उतना एडिशनल पेमेंट करो, ताकि लोन क्या है उतना आप कम करवा सको। ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, मैं एक बार इस शीट को मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, डबल क्लिक करके यहाँ पे मूव और कॉपी का ऑप्शन आएगा। ठीक है, मूव टू द एंड कर दो, और यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी, तो ये शीट की आपकी एज इट इज कॉपी हो जाएगी। इसको रीनेम कर सकते हैं हम यहाँ पे डबल क्लिक करके, ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एडिशनल कॉलम बना रहा हूँ ऑफ एडिशनल पेमेंट। अब सुनिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज को समझना। उसने बोला शुरू के 1 साल तक तो कोई भी पेमेंट नहीं कर सकते,
एडिशनल पेमेंट नहीं कर सकते। तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई भी पेमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है सबको। तो यहाँ पे मैं अगर 0 भी लिख दूं और यहाँ 12 तक 0 लिख दूं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि शुरू के 1 साल तो अलाउड नहीं है एडिशनल पेमेंट करना। तो पहली पेमेंट आप कब कर सकते हो? इस टाइम 13 पे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द एडिशनल पेमेंट्स कैन बी मेड वंस ईच ईयर एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट ईयर। ठीक है, साल में एक ही बार कर सकते हो, फर्स्ट ईयर में नहीं कर सकते। 10% वाला हमने पढ़ लिया है। सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग कैपिटल अमाउंट एज डिटरमाइंड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर ऑफ पेमेंट। तो बोल रहा है कि देखो जब भी आपको पेमेंट करनी है, ये भी 12 वाला टाइम है ना हिस्टोरी, तो अब जैसे पहली पेमेंट करने का मुझे मौका कब मिलेगा? 13th मंथ में, क्योंकि शुरू के 12 मंथ में तो मैं कोई भी पेमेंट नहीं कर सकता है ना, इन 12 महीनों में तो कोई भी पेमेंट नहीं कर सकता। तो मुझे मौका कब मिलेगा? 13th मंथ में पे करने का। कितना मिलेगा मौका मैक्सिमम? कि इस टाइम पे जो लोन आउटस्टैंडिंग है ना, 13 मंथ के बिगिनिंग में जो ये लोन आउटस्टैंडिंग है उसका 10% में मैक्सिमम पे कर सकता हूँ। उससे कम भी कर सकता हूँ, बट मैक्सिमम 10% कर सकता हूँ। मैं मेरे लोन के टर्म को कम से कम करना चाहता हूं, तो कम से कम मैं कब कर पाऊंगा? जब मैं एक्चुअली जितना मुझे मैक्सिमम परमिट है पे करना उतना मैं पे करूं, तभी क्या मेरा लोन कम से कम टाइम में पूरा हो पाएगा। इस चीज में सबको क्लियर, पूरी क्लैरिटी है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो यहाँ पे जो मैं एक्चुअली पे करूंगा वो कितना पे करूंगा कि जितना मेरा लोन बचा हुआ है इसका 10%। ठीक है, इसका 10%। पक्का? अब क्या कैपिटल रीपेड का कॉलम कुछ चेंज होगा? क्या यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे? सर एडिशनल पेमेंट स्टार्ट हो जाएंगे ना उसमें। करेक्ट। ये जो पूरा का पूरा पैसा है, ये आप क्या कर रहे हो? इतने अमाउंट का आप लोन कम करवा रहे हो, तो इतना कैपिटल और इस टाइम पे आप रीपे कर रहे हो। तो अभी तक कैपिटल रीपेड आप कैसे निकालते थे कि भाई इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, कि इंस्टॉलमेंट का जो कैपिटल का पार्ट है वो प्लस, अब क्या करोगे कि जो एडिशनल पेमेंट हम कर रहे हैं वो क्या हो रही है, उतना एज इट इज मेरा कैपिटल और कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो एडिशनल पेमेंट है वो मुझे क्या करनी पड़ेगी? ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना कैपिटल क्या है मैं हर पेमेंट के साथ और कम करवाता जा रहा हूँ, इतना क्या है मेरा और कैपिटल रीपे होता जा रहा है। तो स्टार्टिंग में फॉर्मूला चेंज होगा, पहले क्या था इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट, वो तो रहेगा प्लस ये जो एडिशनल पेमेंट है इसको हम ऐड कर देंगे कि भाई इतना कैपिटल हम और रीपे कर रहे हैं। ठीक है, एंटर। अब इस फॉर्मूले को एज इट इज कॉपी कर देते हैं। ठीक है जी, बताइए कोई डाउट इसमें? अब मैं आपको बताता हूं। अच्छा, पहले दो चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज डिस्कस ये करते हैं कि आप लोगों के मन में डाउट आ रहा था कि स्टार्टिंग में जो इंस्टॉलमेंट सेम है और उसको मतलब एडिशनली स्पेशली बताने की जरूरत क्या है या वगैरह वगैरह। देखिए जी, यहाँ पर क्या था जो सेकंड पार्ट में था, ठीक है, जो सेकंड पार्ट में था उसमें आप क्या कर रहे थे, जितना इंटरेस्ट बनता था उतना ही आप इंस्टॉलमेंट पे कर देते थे। तो उससे क्या हो रहा था कि हर टाइम पे जो कैपिटल आप रीपे कर रहे थे वो क्या हो रहा था, दैट वाज जीरो, क्योंकि आप कैपिटल कुछ रीपे नहीं कर रहे थे, जिस वजह से लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड आपका सेम रह रहा था। तो हर पीरियड का लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड आपका जो एट द एंड है वो क्या था, सेम था, है ना, क्योंकि आप कैपिटल कुछ भी रीपे नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है, सिंस क्योंकि आप टाइम टू टाइम आप थोड़ा बहुत कैपिटल रीपे कर रहे हो, तो आपका क्या फ्रॉम टाइम टू टाइम जो कैपिटल आउटस्टैंडिंग है आपका एट द एंड एंड एट द बिगिनिंग, वो फ्रॉम टाइम टू टाइम जिस जिस टाइम पर पेमेंट होती रहेगी वो चेंज होता रहेगा। तो अगर आपने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट को सीधे इंटरेस्ट पार्ट के इक्वल रखा होता, तो जिस जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग चेंज होता, उसका इंटरेस्ट वाला पार्ट चेंज होता और ऑटोमेटिकली आपको जो इंस्टॉलमेंट वाला सेल है वो भी क्या अपने आप चेंज हो जाता। बल्कि क्वेश्चन में साफ बोला हुआ है कि शुरू के 3 साल में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है आपका इंस्टॉलमेंट। अब क्लियर है ये बात? सर एक बारी दोबारा समझा दो, ये लास्ट वाला जो सेकंड लाइन। लास्ट वाला सेकंड लाइन मतलब अब सो मैंने क्या बेसिकली बोली एक पार्ट सेकंड? की चेंज आप जो बता रहे थे ना अभी, ये वाला पार्ट। हाँ मतलब पूरा समझाना दोबारा। मैं अगर इंस्टॉलमेंट जैसे हमने यहाँ पे ये फिक्स कर दिया था कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ये है, ठीक है, जो आपका इंटरेस्ट वाला इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ये है, अगर मैं इसके बदले
सेकंड पार्ट में इंस्टॉलमेंट अमाउंट को इक्वल्स टू जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, मैं अगर वो कर देता तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना, बिकॉज हर टाइम में जो इंटरेस्ट आ रहा है उतना ही मैं इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ, बिल्कुल सही आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज में, दोनों बातें सेम ही है ना। सेकंड पार्ट में क्या था कि जितना इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं उतना ही हम जितना इंटरेस्ट बन रहा है उतना ही हम क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं यहाँ पर। वो फर्क हम ये चीज कर सकते थे बिकॉज जितना इंटरेस्ट है उतना ही हम इंस्टॉलमेंट पे करें, तो कैपिटल कुछ भी यहाँ पे चेंज हो नहीं रहा था, हम कैपिटल रीपे कर नहीं रहे थे, तो लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड चेंज नहीं हो रहा था, लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज नहीं होगा तो इंटरेस्ट वाला कॉलम चेंज नहीं होगा, अगर इंटरेस्ट वाला कॉलम चेंज नहीं होगा और इंस्टॉलमेंट में मैंने इंटरेस्ट ही लिखा हुआ है तो वो भी चेंज नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या, फ्रॉम टाइम टू टाइम एडिशनल पेमेंट्स हो रही हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम एडिशनल पेमेंट्स हो रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है, टाइम टू टाइम कैपिटल भी रीपे हो रहा है, शुरू के 3 सालों में भी है ना, टाइम टू टाइम कैपिटल भी रीपे हो रहा होगा। हाँ, तो उससे क्या है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम किसी किसी सेल में जिस टाइम पर भी कैपिटल आप रीपे कर रहे हो उसका लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड चेंज हो रहा होगा, और उसी वजह से लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग भी चेंज हो रहा होगा। तो जब वो चेंज होगा तो इंटरेस्ट भी चेंज होगा, और अगर मैंने इंस्टॉलमेंट के कॉलम में जस्ट मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट का कॉलम ही कॉपी कर रखा था कि भाई जितना भी इंटरेस्ट है उतना ही मैं क्या करता हूँ, इंस्टॉलमेंट पे करता हूँ, तो होता क्या कि यहाँ पे जब इंटरेस्ट चेंज होता तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी चेंज हो जाता अपने आप। बट क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि भाई बिल्कुल भी इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो चेंज नहीं हो रहा है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। इसलिए उसने स्पेसिफिकली बताया है ये बात कि भाई इंस्टॉलमेंट का अमाउंट चेंज नहीं करना है, जो आपने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट वही आपको एज इट इज हाफ ईयर के बाद से थर्ड ईयर तक चलानी है, इवन दो आपका टाइम टू टाइम क्या है, हो सकता है कभी कभी आपका जो इंस्टॉलमेंट जो आपका वो है इंटरेस्ट का अमाउंट है वो चेंज हो जाए, बिकॉज बीच में आप कैपिटल रीपे कर रहे हो जो आपका लोन आउटस्टैंडिंग को चेंज कर रहा होगा। क्लियर? सो बेसिकली यही कहना चाह रहा हूँ ना कि आप हम लोग इंस्टॉलमेंट अमाउंट को इक्वल टू इंटरेस्ट अमाउंट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो अब कैपिटल रीपे हो जाएगा टाइम 13 पे, तो वो इंटरेस्ट अमाउंट चेंज हो जाएगा, फिर उससे इंस्टॉलमेंट भी चेंज हो जाएगा। बट बिल्कुल क्वेश्चन में बोला है कि करेक्ट इंस्टॉलमेंट करेक्ट क्वेश्चन में बोला है कि इंस्टॉलमेंट का अमाउंट चेंज चेंज नहीं नहीं होता, होगा। जितना वो शुरुआत में निकालते हैं उतना ही है। तो अगर आपने इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला ऐसे लगाया होता है यहाँ से कि इज इक्वल टू आपका इंटरेस्ट वाला पार्ट, तो प्रीवियस पार्ट में तो काम चल गया होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट इस वाले पार्ट में गड़बड़ हो जाती है ना, तो ये बात है। सर और अच्छा इंस्टॉलमेंट थ्रू आउट सेम रहेगी राइट, या फिर फर्स्ट 3 इयर्स ही? नहीं, जो यहाँ पर जिस तरीके से इंस्टॉलमेंट थी वो बिल्कुल सेम रहेगी कि शुरू के आधे साल से थर्ड ईयर के एंड तक हम इंटरेस्ट पेमेंट करते थे ऑफ अमाउंट दिस, तो अमाउंट ये रहेगा, और 3 साल के बाद से जो हमारी ये इंस्टॉलमेंट आई थी अमाउंट वही रहेगा, उसमें लिखा हुआ कि रीपेमेंट आपके चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कि द ओरिजिनल रीपेमेंट्स इंक्लूडिंग द रीपेमेंट इन द फर्स्ट ईयर in the first 3 years will not change but the term of the mortgage will reduce, है ना। अब एक बात बताइए, मुझे बोला हुआ है कि मैं हर साल के बिगिनिंग में ये 10% की पेमेंट कर सकता हूँ, तो पहली पेमेंट मैंने कब की, टाइम 13 पे, ठीक है। दूसरा मौका मुझे कब मिलेगा, 2 साल के बाद, जैसे यहाँ पे 2 साल खत्म हो गया 24, तो मैं टाइम 25 पे, है ना, जो दूसरे साल जो तीसरे साल का पहला महीना है टाइम 25 यहाँ पे कर सकता हूँ। फिर कब मिलेगा, टाइम 37 पे। तो क्या मैं मैनुअली करता रहूंगा 360 मंथ तक? ऑफ कोर्स नॉट, है ना। 360 मंथ तक मैं अगर मैनुअली करते रहूंगा फिर कोई फायदा ही नहीं है। तो मुझे अब क्या है ना, मुझे कुछ पैटर्न सोचना पड़ेगा, समझ में आया? मुझे पैटर्न सोचना पड़ेगा कि मैं उसको एक्सेल को ये बता सकूं कि भाई जब जब ये टाइम 13 आए, जब टाइम मतलब जब टाइम 13 आए, टाइम 25 आए और टाइम 37 आए, मतलब जब आपका एक साल खत्म हो उसके बाद वाला जो महीना आए, तो उस टाइम पर आप क्या करना कि लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग जो भी होगा उसका 10% यहाँ पे फिल कर देना, उतनी एडिशनल पेमेंट में उस महीने में करूंगा। तो मुझे अब पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो कैन यू थिंक ऑफ अ पैटर्न कि एक्सेल को हम कैसे समझा सकते हैं कि टाइम 13 पर पेमेंट करनी है, टाइम 25 पे पेमेंट करनी है, टाइम 37 पे पेमेंट करनी है। सब में कॉमन क्या है कि उससे पहले वाला जो टाइम है वो 12 का मल्टीपल है, क्योंकि हर एक साल के बाद मुझे देखना है ना, तो 12 महीने के बाद वाले महीने में, 24 महीने के बाद वाले महीने में, 36 महीने के बाद वाले महीने में पेमेंट करनी है। तो कैन यू थिंक ऑफ अ पैटर्न कि हम एक्सेल को किस तरीके से समझा सकते हैं? सर बेसिकली डेसिमल प्लेसेस नहीं होनी चाहिए उसमें, मतलब जो भी नंबर है हमारा डिवाइड बाय 12 करके ही कर इक्वल टू 1 2 3 4 है प्लस 1 करके उसके वाले में। गुड, दिस कैन बी वन वे, वेरी गुड। और कोई कुछ सोच सकते हैं?
सर इफ फंक्शन इज इफ 12x plus 1 is, उसके बाद दो कंडीशन लगा सकते हैं। if 12x plus 1 हमारा वो बन जाएगा कंडीशन। 12x plus 1 what? आप क्या सर बोले एक जो 12 फर्स्ट सम, multiplied by this time? ये सर टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा। उससे क्या होगा? 12 multiplied by 13 कर दिया मैंने। नहीं सर नहीं, गलत गलत। कोई बात नहीं, ठीक है, तो समझते हैं इस चीज को, है तो ना। बेसिकली तो ये भी कर सकते हैं, मतलब जो भी हमने जैसे 13 पे लगाया तो 13 प्लस 12 इक्वल टू, अगर इक्वल टू दिस टाइम हो जाए तो हो जाए। प्रॉब्लम ही वो है ना कि ये पाइथन नहीं है कि यहाँ पे इसका लूप बना दें कि हर बार 12 का इंक्रीमेंट करते रहे और अब जैसे 12 के बाद पॉइंटर वहां पहुंच जाए और वहां पे वैल्यू फिल कर दे। यहाँ पे तो उसको पैटर्न ही देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल जो आपने कहा, बिल्कुल सोच बिल्कुल सही जगह जा रही थी, उसी को समझते हैं। अभी तक तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल जो भी आपका रूल चल रहा है वो सब अभी तक तो एक्सेल ने हमारी कोई खास सहायता की नहीं है। जो भी पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट है CM1 के, बस आप वो अप्लाई कर रहे हो। एक्सेल तो बस एज ए कैलकुलेटर काम कर रहा है अभी, है ना। एक्सेल अब यहाँ पे पहली बार आएगा समझ में कि इसको कैसे समझाना है। तो हमारी बात क्या है कि भाई एक तो टाइम 12 होगा, एक 13 होगा, मुझे इस टाइम पर पेमेंट करनी है। फिर ऐसे ही 24, है ना, ये मेरा दूसरा साल खत्म हो गया तो मुझे यहाँ पे मौका मिलेगा। इसको बॉक्स में नहीं, यहाँ पे मेरा सेकंड ईयर खत्म हो गया तो ये मेरा थर्ड ईयर की बिगिनिंग वाला मंथ, इस पे मैं 10% ऑफ द पेमेंट कर सकता हूँ। ऐसी क्या है 36 फिर 37। तो मुझे इसके लिए पैटर्न बनाना है कि मैं एक्सेल के लिए कुछ पैटर्न बना सकूं कि इस टाइम पर पेमेंट करनी है, इस टाइम पर पेमेंट करनी है, इस टाइम पर पेमेंट करनी है। तो मेरे माइंड में एक चीज आई कि यार मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर पिछला वाला टाइम 12 का मल्टीपल है, पिछला वाला टाइम अगर 12 का मल्टीपल है, जैसे 12, 24, 36, 48, तो मतलब यहाँ पे क्या साल खत्म हो रहा होगा। और अभी जो टाइम है वो पक्की बात है करंट ईयर का क्या बिगिनिंग मंथ होगा, तो इस टाइम पे मुझे पेमेंट करनी होगी। तो बिल्कुल जो आपने कही कि डिवाइड करके हमें शायद ये चेक करना पड़ेगा कि डेसिमल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैं अगर ये बोलूं कि जैसे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं अगर एक्सेल को ये बोलूं कि भाई आप एक काम करो, आप चेक करो कि जो पिछला वाला टाइम है, जैसे मैं अगर इसकी बात करूं कि जो पिछला वाला टाइम है उसको आप 12 से डिवाइड कर दो, कि जो पिछला वाला टाइम है उसको आप 12 से डिवाइड कर दो, जो नंबर आए फिर आप अगेन पिछले वाले टाइम को 12 से डिवाइड कर दो और उसका सिर्फ इंटीजर पार्ट ले लो, उसका सिर्फ आप इंटीजर पार्ट ले लो। तो अगर ये जो एब्सोल्यूट डिवाइड करने में, एब्सोल्यूट मतलब जो एक्चुअली डिवाइड किया है हमने, अगर वो चीज और जो उसका इंटीजर पार्ट है दोनों सेम आ रहे हैं, देन पक्की बात है कि जो पिछला वाला टाइम है वो 12 का मल्टीपल रहा होगा। ये तो हो गई गणित। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लो पिछला वाला टाइम था आपका 15, तो 15 को आप अगर 12 से डिवाइड करते तो क्या आता 1.25। और मैं बोलता कि 15 को आप 12 से डिवाइड करो और सिर्फ इसका इंटीजर पार्ट ले लो, तो 1.25 का इंटीजर पार्ट क्या होता है 1, है ना। तो क्या 1.25 और 1 इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो पक्की बात है कि इस टाइम पे मुझे पेमेंट नहीं करनी है, बिकॉज अभी करंट टाइम क्या है मेरा 16 है और मैंने पिछले टाइम को मैंने डिवाइड करके देखा है। मैं आराम से समझा रहा हूँ इसलिए आराम से सब जने समझ लेना, ठीक है। लेकिन अगर मान लो यही टाइम होता, जैसे इसी वाले केस की बात करूं कि पिछला वाला टाइम था 12, इसको हमने डिवाइड किया तो 1 आया, इसका अगर इंटीजर पार्ट लेंगे तो भी 1 आएगा। तो ये दोनों नंबर क्या बराबर है? तो अगर ये दोनों नंबर बराबर है तो मतलब अभी जो करंट टाइम है वो 13 रहा होगा। तो इस टाइम पर मैं क्या है पेमेंट कर सकता हूँ। सिमिलरली मान लो मैं अगर 24 के साथ इसको, अगर मैं इस कंडीशन को चेक करना चाहूँ, तो मैं अगर 24 को 12 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 2। अगर मैं इंटीजर पार्ट लूँ 24 का 12 से डिवाइड करके तो भी क्या आएगा 2। दोनों इक्वल है ना। तो अगेन जो अभी वाला टाइम है 25, इस पे मुझे पेमेंट करनी है। तो कहने का मतलब क्या है, पैटर्न मेरा क्या बन रहा है कि मुझे हर टाइम पीरियड के लिए मुझे ये देखना है, मुझे हर टाइम पीरियड के लिए ये देखना है कि जैसे मैं अगर 25 की बात करूं तो मुझे ये देखना है कि जो प्रीवियस वाला टाइम पीरियड है, जो प्रीवियस वाला टाइम लिखा हुआ है उसको मैं अगर 12 से डिवाइड करूं, उसकी वैल्यू अगर मैं अगेन इंटीजर पार्ट के बराबर है उसी टाइम पीरियड को डिवाइडेड बाय 12, अगर इंटीजर वैल्यू और जो रियल वैल्यू है दोनों अगर बराबर है तो पक्की बात है कि पिछला वाला टाइम जो है वो 12 का मल्टीपल रहा होगा, क्योंकि डेसिमल नहीं आ सकता अगर 12 का मल्टीपल रहा होगा, है ना। डेसिमल नहीं आया होगा, तो अगर डेसिमल नहीं आया होगा तो मतलब पिछले वाला जो टाइम है वो 12 का मल्टीपल रहा होगा, मतलब वो भी साल खत्म हुआ होगा।
तो अब जो महीना है वो पक्की बात है दूसरे साल का क्या है, बिगिनिंग वाला मंथ है आपका, तो इस टाइम पर पेमेंट करनी है। बताइए क्लियर है चीज? सर इसमें हमें इंटीजर की इक्वेट क्यों करना पड़ रहा है? हम डायरेक्टली नहीं सकते कि होल नंबर मतलब की है कि नहीं है, लाइक कोई तो होल डेसिमल प्लेस नंबर के लिए आया आप नीचे। बताओ, आप बताओ कैसे करेंगे होल नंबर के लिए? चेक तो वही कर रहे हैं एक तरीके से, है ना? हम देखना वही चाह रहे हैं कि डेसिमल तो नहीं यार, बट होल नंबर की कोई कमांड नहीं है ना, ये होल नंबर है कि नहीं है, राइट? दैट्स व्हाई। ठीक है, तो देखो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, इज इक्वल टू इफ, मैंने कहा अभी ये करंट टाइम है तो प्रीवियस टाइम देखना है, मैं प्रीवियस टाइम, ताकि प्रीवियस टाइम अगर 12 का मल्टीपल निकला तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि भाई अब जो है ये नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग वाला मंथ है, तो इस टाइम पे पेमेंट करनी है। तो मैंने कहा इफ दिस डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू इंटीजर int ऑफ अगेन दिस डिवाइडेड बाय 12, अगर ये चीज ट्रू है तो मतलब पिछला नंबर 12 का मल्टीपल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करना, ये जो लोन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग है उसका 10% लिख देना, अदरवाइज 0 लिख देना। प्रेस किया आपने तो आप देखो नेक्स्ट पेमेंट कब आ गई, 25 पे आ गई, नेक्स्ट कब आ गई आपकी 37 पे आ गई। ठीक है, ऐसे करते करते जहां जहां पे आपका जो 12 का मल्टीपल है उस टाइम पर क्या है आपको, मतलब जो हर ईयर की बिगिनिंग है उस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या आ गया आपका, ये आ गया। बताओ ये वाली चीज क्लियर है सबको? मैं इसकी एक कमांड आपको और बता रहा हूँ क्योंकि वो डिफरेंट आपका फंक्शन है, आइडिया वही है, आइडिया वही है। ठीक है, एक और तरीका बता रहा हूँ करने का। एक कमांड होती है एक्सेल में MOD, ठीक है, इसको मॉड्यूलस मत समझ लेना, ठीक है, दिस इज फॉर रिमाइंडर, फाइंडिंग रिमाइंडर। तो जैसे मुझे अगर ये करना है, अगर मैंने लिखा MOD, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई नंबर लिखा मान लो 10, कॉमा एक दूसरा नंबर लिखा 5, तो वो क्या करेगा, वो ये बताएगा कि अगर 10 5 से डिवाइड हो रहा है तो कुछ जो भी रिमाइंडर बच रहा होगा तो उसकी वैल्यू आपको बता देगा, रिमाइंडर ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 5। तो इस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा बताओ? 0। 0। आई वाज स्कैर्ड फॉर अ मोमेंट कि कोई बता ही नहीं रहा ये चीज। हाँ ठीक है, कि पूरा डिवाइड हो गया ना। ठीक है, तो सेम, तो आइडिया तो वही है जो हमने ऊपर किया था, आइडिया इज सेम कि हमें ये देखना है कि भाई पिछला वाला नंबर जो है वो 12 का मल्टीपल है या नहीं है, या मतलब मुझे ये देखना है कि पिछला वाला नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल ये लगाऊंगा कि भाई इफ, है ना, मॉड ऑफ जो भी प्रीवियस टाइम है मेरा, ठीक है, जो भी मान लो टाइम है, मैं t-1 लिख देता हूँ, इसको मैं अगर 12 से डिवाइड करूं तो अगर वो 0 है तो इसका मतलब क्या, पिछले वाला नंबर आपका 12 का मल्टीपल रहा होगा, तो 10% लिख देना, अदरवाइज 0। है ना, क्लियर है, कमांड क्लियर है? देख लेते हैं, इसको भी लगा के देख लेते हैं सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। मैं यहाँ पे एक एडिशनल कॉलम बना देता हूँ, ठीक है, एडिशनल पेमेंट का, दोनों मेथड से, ठीक है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम से लगाता हूँ। मैंने कहा इफ इक्वल्स टू, इफ मॉड ऑफ, मैंने कहा जिस भी टाइम की हम बात कर रहे हैं उससे पिछला वाला टाइम चेक करना है आपको, बस ये बात ध्यान रखनी है ना, उससे पिछला वाला टाइम, कॉमा 12, यहाँ पे डिवाइड बाय 12 मत करना, ठीक है, हम डिवाइड नहीं करना, उसको कॉमा में बताना है कि नंबर कौन सा है और डिवाइजर कौन सा है। तो नंबर ये है, डिवाइजर ये है, इससे डिवाइड करना है। अगर ये डिवाइड करके 0 आ रहा है तो मतलब पिछले नंबर 12 का मल्टीपल था, सार खत्म हुआ होगा। तो क्या करना, इस मंथ का जो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था उसका 10% कर देना, वरना 0 लिख देना। देख लो वैल्यू सेम आ रही है, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे वैल्यू सेम आ रही है। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप ये कंडीशन देख सकते हो, आपको बस पैटर्न बनाना है। ठीक है, हो सकता है अभी हमने दो चीजें डिस्कस की हैं। देखो एमओडी तो क्या है कि एक कमांड है जो अगर आपको याद थी तो आपने एफिशिएंटली कर लिया, मान लो अगर याद नहीं हुई, हर चीज की कमांड आप याद नहीं कर सकते ना, और हर चीज की कमांड होती भी नहीं है।
तो एटलीस्ट अगर आप ये वाला पैटर्न, अगर आपको सबसे पहले तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि मुझे पैटर्न बनाना किस टर्म में, मुझे समझना क्या है, मुझे ये समझना है कि पिछले वाला नंबर 12 का मल्टीपल होना चाहिए ताकि मुझे पता चल जाए कि साल खत्म हुआ है और ये दूसरे साल का बिगिनिंग वाला मंथ है। सबसे पहले चीज आपको वो समझनी है। अगर आपको वो समझ में आ गया देन आप एक्सेल पे आओगे, देन आप एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे कि मैं एक्सेल के लिए क्या पैटर्न बना सकता हूँ। और ये जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो इस तरह के जो पैटर्न्स बनाने होते हैं ना टाइम टू टाइम, इनफ प्रैक्टिस आप करोगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, बताइए ये क्लियर है सबको? यस सर। तो मैं इस वाले को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने शेड्यूल तो बना दिया, पर आपसे उसने ये पूछा था कि नाउ टेल अस द शॉर्टेस्ट टाइम, कि कितने टाइम के बाद ये लोन खत्म हुआ होगा। भाई एडिशनल पेमेंट तो हम कर रहे हैं, तो देखो वैसे हम मैनुअली तो पहले देख लेते हैं कहाँ पे हुआ होगा, बट उनको हमें करके भी दिखाना है, 2 मार्क्स उसके हैं। तो अब लोन खत्म कहाँ हो रहा है देख रहे हो? अगर लोन खत्म चेक करना है आपको तो क्या देखोगे, लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो यहाँ पर पॉजिटिव था 1289.265248। इसका मतलब क्या था कि आफ्टर 143rd मंथ भी इतना लोन बचा हुआ था 1289.265248, एंड आफ्टर 144th मंथ जो लोन आउटस्टैंडिंग है वो नेगेटिव में आ गया। नेगेटिव में आ गया मतलब क्या है, अब आपको कुछ भी लोन बचा नहीं, आपने चुका दिया होगा, है ना। तो पहली बार जब पॉजिटिव से नेगेटिव आया है, इसका मतलब यहाँ तक लोन बचा था और इस टाइम पे नेगेटिव आ गया, मतलब आपने लोन पूरा का पूरा चुका दिया। सो आफ्टर 144th मंथ आफ्टर 12 ईयर्स आपका लोन पूरा का पूरा खत्म हो गया। ये मैनुअली तो हमें दिख गया है, ठीक है, बट हमें क्या कमांड दे करके हमें समझाना है। तो ये तो पता लग गया होगा कि भाई जिस भी सेल में, है ना, जिस भी सेल में आपका जो प्रीवियस लोन आउटस्टैंडिंग हो वो पॉजिटिव हो और अभी वाला नेगेटिव हो, तो समझ जाने कि उस टाइम पर क्या लोन आपका चुक गया होगा, है ना। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे कमांड लगा देते हैं कि भाई एंड ऑफ लोन कब हुआ है। तो मैंने कहा यहाँ पे इसको छोड़ दो, इस टाइम पे तो नहीं हुआ। मैंने कहा इफ अगर प्रीवियस वाला लोन आउटस्टैंडिंग, और दो कंडीशन तो मुझे एंड लगाना पड़ेगा ना, इफ एंड। तो पहली कंडीशन कि ऊपर वाला जो आपका लोन आउटस्टैंडिंग है वो पॉजिटिव है, एंड दूसरी कंडीशन जो अभी करंट वाला लोन आउटस्टैंडिंग है वो नेगेटिव है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है, एंड का मतलब क्या है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो कॉमा बोल रहा है वैल्यू ट्रू, कि अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो क्या करना है, तो डबल कोट्स में मुझे प्रिंट करना है। अगर कुछ भी चीज आपको टाइप करवानी है, प्रिंट करवानी है, तो आप उसको डबल कोट्स में लिखेंगे। तो लिख देना एंड ऑफ लोन, अदरवाइज ऐसे एक स्पेस सा प्रिंट कर देना बस। ठीक है, मैंने डबल कोट्स में एक स्पेस लिख दिया, एंटर प्रेस किया, ठीक है, कॉपी हो गया। तो देखो यहाँ पर क्या है, अब वो चेक करेगा कि प्रीवियस वाला पॉजिटिव है, हाँ, क्या ये नेगेटिव है, नहीं, तो उसने स्पेस प्रिंट वो प्रिंट कर दिया। सेम वो चेक करता रहेगा कब तक, तो यहाँ तक। जब वो यहाँ पर आया होगा तो उसने क्या देखा होगा, प्रीवियस वाला पॉजिटिव है, हाँ, अब ये वाला नेगेटिव है, तो उसने एंड ऑफ लोन प्रिंट कर दिया। देखो इसके बाद भी इसने प्रिंट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि जब वो यहाँ आया होगा उसने देखा होगा प्रीवियस वाला पॉजिटिव है, नहीं, तो वो काम ही खत्म हो गया, है ना। तो एक ही जगह प्रिंट हुआ आपका एंड ऑफ लोन, दैट इज आफ्टर 144th मंथ। क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर जब आप एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, आपको शीट मिलती है, मैं अभी उसके बारे में डिस्कस करूंगा, पहले एक बार आपको बता दूं, तीसरी शीट है जिसमें 3 आंसर। तो जैसे पहले पार्ट का आंसर, ठीक है, पहले पार्ट में क्या था, आपको इंस्टॉलमेंट्स बतानी थी, तो आप बोलोगे भाई मंथ 0 to 6, तो इंस्टॉलमेंट्स क्या आती है आपकी 0, मंथ 7 to 36 इंस्टॉलमेंट्स क्या आती है आपकी, इस शीट में से वैल्यू देख लो कि हमने इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट्स पे किया था, एंड मंथ 37 ऑनवर्ड्स वैल्यू क्या थी, ये जो हमने कैलकुलेट किया था। सेकंड पार्ट में आपसे कहा गया था कि आपको वो करना है, लोन शेड्यूल बनाना है, तो वो तो आप पूरा बनाओगे नहीं, तो आप लिख सकते हो इसी शीट, जो जो आपने उस शीट का नाम दिया था, जैसे यहाँ पे 3 सेकेंड,
थर्ड पार्ट के आंसर में क्या था कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट टाइम जिसमें हम लोन चुका सकते हैं, तो वो आप लिख सकते हो 144 मंथ्स और 12 ईयर्स, जो आपने कैलकुलेट, राइट। सो दिस कंप्लीट्स आवर लोन शेड्यूल practice session for paper B.